ऑनलाइन पे जो बच्चे बैठे हैं मॉर्निंग, आज हम थ्योरी तो पढ़ेंगे नहीं, गुड मॉर्निंग सर। डाउट के हिसाब से कोई बताइए, डाउट सर पूछना हो तो। आपकी साउंड बहुत लो आ रही है। क्या आपकी साउंड बहुत लो आ रही है। साउंड बहुत खराब आ रही है आज? लो आ रही है सर। लो आ रही है। इससे बहुत लो है। अभी सही आ रही है क्या आवाज? ये से थोड़ी इम्प्रूव है। बात करेंगे। एक सवाल लो आप। ये एक रिंग है और ये इस तरफ चल रही है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी से। बच्चों का आवाज थोड़ी कम आ रही है, ऐसा लग रहा है। ऑनलाइन में जो बच्चे हैं ना, उनका आवाज थोड़ी कम आ रही है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कहाँ पर नॉर्मल फोर्स ये गोल गोल घूमेगा, टेंशन की जगह कौन होगा यहाँ पे? नॉर्मल फोर्स। आपने देख लिया क्या, वीडियो देख ली क्या? तो ये एक बीड है। मेरा आपसे सवाल है, वेयर नॉर्मल फोर्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, बताओ। सबसे पहली बात तो ये कि ये सर्कुलर मोशन अभी नहीं कर रहा। आपने इसको अगर फेक भी दिया ना ऐसे, तो भी ये सर्कुलर मोशन अभी नहीं कर रहा है। सर्कुलर मोशन करने के लिए आपको कहाँ बैठना पड़ेगा? अब जब सेंटर पे बैठोगे, इसका एक्सेलरेशन ए के बराबर होगा, तो आपको इस पार्टिकल पर ग्रेविटी तो लग ही रहा होगा, आपको एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू भी mg के बराबर आएगी। और ये पूरे सर्कुलर मोशन के दौरान इस पार्टिकल पे हमेशा ये सूडो फोर्स लगेगा। लगेगा ना हमेशा? जब हमेशा सूडो फोर्स लगेगा, तो अगर आप नेट फोर्स देखेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। जब पार्टिकल यहाँ होगा तब भी नेट फोर्स ऐसा आएगा, जब पार्टिकल यहाँ होगा तब भी नेट फोर्स ऐसा आएगा, जब पार्टिकल यहाँ होगा तब भी ऐसा आएगा, जब पार्टिकल यहाँ होगा। बरसात दिखाई दे रही है आपको? तो आप ये बताओ, बरसात की लाइन किधर आ रही है? उस लाइन पे ही आपको मालूम पड़ता है बरसात ऐसी आ रही है, और वो 48 डिग्री एंगल पे आ रही है। यानी आप कह सकते हो कि इस लाइन पे बरसात आएगी। तो ये दो पॉइंट होंगे, स्पेशल दो पॉइंट, जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम टेंशन आएगा। कहाँ पे आएगा मैक्सिमम? नीचे आएगा। और मैक्स, और समझ में आ गया आपको, ये टी मैक्स हो जाएगा या नॉर्मल मैक्स, और ये नॉर्मल मिनिमम हो जाएगा। इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं, ऐसे हम कर चुके ऑलरेडी। ठीक है, अब तो आप डाउट पूछिए, आपको कुछ पूछना हो तो। ऑनलाइन वाले बच्चों, कोई डाउट हो तो बताइए, कुछ भी पूछ सकते हो आप। तो F4 बच्चों, मैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का F4 डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें डाउट है किसी को? आपको एक सड़क दे रखी है और रेडियस दे रखा है, व्हीकल जो है वो एक स्पीड दे रखी है, प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग आपसे पूछा है। आप जानते हो अगर फ्रिक्शन ना हो और उस केस में अगर आपसे कोई एंगल ऑफ बैंकिंग पूछे तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो स्पीड आपको दे रखी है, रेडियस आपको दे रखा है, फॉर्मूला लगाओ, आपको प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग मिल जाएगी। हाँ, वही एंगल ऑफ बैंकिंग, वही पूछा है आपसे। अब अगली बार उसने क्या किया, इस रॉड में बैंकिंग खत्म कर दी और पूछा जा रहा है कि अब बताइए कितना मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि वो स्किड ना हो। उसके लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास? ये था, वी आपको दे रखा है, आर आपको मालूम है, म्यू निकालना है। आगे समझ में? और कोई डाउट? ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से किसी को कुछ पूछना है? सर अभी करना है। इसी सर्कुलर मोशन में कुछ पूछना हो तो पूछ लो, एक्सरसाइज का डाउट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में कोई डाउट है? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में कोई डाउट है क्या? E2 E2 सर एक्सरसाइज 2 में है सर। ठीक है, पहले अभी एक्सरसाइज 1 की बात करते हुए एक्सरसाइज 2 में आ जाएंगे। पेंडुलम आपको दे रखा है और पेंडुलम आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट इन अ वर्टिकल प्लेन व्हेन इट passes through the mean position, tension is 3 times the weight of pendulum bob, maximum angular displacement। देखो, ये पेंडुलम है, ये ऐसे ऑसिलेट करता है और ये इसका मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी, एक्सट्रीम पॉइंट है। जब वो यहाँ आएगा ना, तब उसके पास एक स्पीड होगी जो कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम से थीटा की टर्म में निकाल सकते हैं।
आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर उसका जो टेंशन है, अच्छा मीन पोजीशन इसी को बोलते हैं। पेंडुलम जब आप पढ़ोगे तो इस पोजीशन को कौन सी पोजीशन बोलते हैं? मीन पोजीशन। तो जब आपका पेंडुलम यहाँ आएगा तब आपको बता रखा है कि टेंशन कितना है, कितना बता रखा है ऑप्शन में देखेंगे तो तब का आपको टेंशन बता रखा है कि 3 टाइम्स ऑफ वेट। बस सॉल्व कर लेंगे अब इसको। यहाँ से आपको V मिल जाएगा और वर्क एनर्जी थ्योरम से आपको थीटा मिल जाएगा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में कोई डाउट? एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में कोई डाउट? एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में कोई डाउट? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कोई डाउट? सर फिफ्थ हाँ बेटा, कुछ पूछना है पार्ट 1 में? क्वेश्चन। 8th एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 8th क्वेश्चन पूछना था मुझसे, क्लास में गए थे तो। अच्छा अभी आंसर मैच नहीं कर रहा, देखते देखते रुक जाओ अभी। टाइम टेकन बाय स्मॉल m टू कंप्लीट द वन सर्कल। सर साउंड नहीं आ रही है। सर साउंड नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ Yes, यस sir. यस। ओके बच्चों, तो आपने एक डाउट पूछा था, उसको डिस्कस कर लेते पहले। कॉनिकल पेंडुलम वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या डाउट आया हम ये देखें। तो हमारे पास कैपिटल टी आ चुका है और हम ये भी जानते हैं कि कैपिटल टी होता है m ओमेगा स्क्वायर l। याद आ रहा है ऐसा कुछ? तो आपने जो निकाला है उसको यहाँ रख दो, यहाँ रखो m ओमेगा स्क्वायर l। यहाँ से आप ओमेगा निकालो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? फिलहाल तो नहीं आ रहा, देखो आप, ये आंसर दे रखा है। क्या आपको ऐसा याद आ रहा है कि कॉनिकल पेंडुलम में मैंने आपको बताया था टेंशन का फॉर्मूला m ओमेगा स्क्वायर l निकलता है? कुछ याद नहीं आ रहा आपको? ऐसा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर याद है। आगे सबको समझ में है सवाल? और कोई डाउट एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में? सर फिफ्थ क्वेश्चन। कौन सा सर क्वेश्चन? 12। फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में ये भी क्लास में हो चुका है वैसे। नॉर्मल एक्सेलरेशन और वो दोनों बराबर है, तो AT इज इक्वल टू AN बराबर है, इसको अपन dv बाई dt लिखेंगे। स्पीड बढ़ रही की घट रही है, हम जरा ये देखें। डी एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो घट रही है ना, तो इसलिए AT को माइनस में लिखना पड़ेगा, तो माइनस v स्क्वायर बाई आर। अब तो आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या इंटीग्रेशन नहीं हुआ आपसे से? t0 पे वेलोसिटी v0 है, टाइम t पे वेलोसिटी v होगी, तो कम से कम आप v तो निकाल ही दोगे खटाक से। बोलिए निकाल पाओगे? लेकिन इसमें v s की टर्म में पूछा है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको स्पीड मिल तो जाएगी, लेकिन यहाँ से स्पीड आपको टाइम की टर्म में मिलेगा। तो जो आपको v मिलेगा ना टाइम की टर्म में, उस v को लिखना ds बाई dt, डिस्टेंस है s। और पहले ना यहाँ से आप s निकालना कि s कितना आ रहा है, इंटीग्रेट कर घुरा के। तो s और t में रिलेशन आ जाएगा, और आपको v और t में रिलेशन पता होगा। यहाँ से t को s की टर्म में एक्सप्रेस करना, ऊपर लिख देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा? यस सर। और कोई डाउट? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 फिनिश। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में कोई डाउट?
सर क्वेश्चन 3। पार्ट 2 में कोई डाउट है क्या? So 4. क्वेश्चन नंबर 3, सर 8 सॉरी 8। क्वेश्चन नंबर 8, यस सर। 8 क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक रॉड आपको दे रखी है जिसके साथ आपने एक पार्टिकल को अटैच कर रखा है। फिर ये एक रिजिड रॉड और आपने एक पार्टिकल यहाँ पे अटैच कर दिया, ये रहा, और ये हिंज हुआ है और ये रोटेट कर रही है इन ऑलवेज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रोटेट कर रही है, इस तरह से ये रोटेट कर रही है, और एंगुलर स्पीड इसका लगातार बढ़ रहा है, तो इसके पास अल्फा भी होगा। मास ऑफ पार्टिकल m है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है रॉड के द्वारा। देखिए, अगर आपको 3D में देखना है तो ये ऐसा केस है, ये रॉड ऐसे घूम रही है और ये पार्टिकल ऐसा है, नीचे mg लग रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस रॉड ने क्या किया होगा। इस रॉड ने यकीनन इस पार्टिकल पे कुछ तो फोर्स लगाया होगा ना, बोलो। अब जो लगाया होगा उस फोर्स को हम कैसे निकालें? उस फोर्स के डायरेक्शन क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है ये रॉड अगर ऐसे घूम रही है तो एक बात कंफर्म है कि ये किसी टेबल पे घूम रही होगी, वरना इस mg को कौन बैलेंस करेगा? तो मान के चल रहे हैं कि mg को बैलेंस करने वाला कोई ना कोई होगा, और वो कौन है? टेबल पे ये पूरी रॉड घूम रही है। तो mg की चिंता नहीं है, ये रॉड इस पे कौन सा फोर्स लगाएगी? देखो एक बात समझ लो, एक स्ट्रिंग हमेशा एक ही फोर्स लगा सकती है, वो ये है टेंशन। पर एक रॉड पर, ये रॉड होती है और मान लो एक मास इस पे चिपकाना है, तो ये एक बॉल है, यहाँ पे एक कील ठोकेंगे और उससे इस बॉल को हम चिपकाएंगे, यही तरीका होता है। पुली पे जैसे नहीं होता, पुली आपको दे रखी है और ये रॉड आपने क्लैम लगाते हो ना यहाँ पे एक, तो रॉड क्लैम की मदद से आप जो फोर्स लगाते हो वो केवल टेंशन फोर्स नहीं होता, वो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इनफैक्ट पुली जब ऐसे लटकाई थी हमने, याद करना, यहाँ टी आया था, यहाँ टी आया था, इसको बैलेंस किसने किया था? ये जो रॉड के साथ क्लैम लगा रखा था उसने किया था, याद आ रहा है ऐसा कुछ? यानी रॉड के जरिए आप किसी भी पार्टिकल पर अपना फोर्स केवल रॉड के अलोंग लगेगा ऐसा नहीं है, वो फोर्स कहीं भी लग सकता है। तो इस केस में हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता फोर्स कहाँ लग रहा होगा, पर कहीं भी लग रहा होगा, उसके दो कंपोनेंट तो हम मान नहीं सकते, एक को हम टेंशन के नाम से बुलाते हैं और एक को हमने एफ के नाम से बुला दिया। या एक काम करते, इसको T1 लिख देते हैं, इसको T2, इन दोनों का जो नेट आएगा उसको मानेंगे नेट फोर्स जो रॉड इस पार्टिकल पे लगा दी है। अब आपको दो दिशाओं में इक्वेशन लिखनी है, एक से T1 मिलेगा आपको, T1 हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, और T2 निकालने के लिए आपको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिएगा जो होगा अल्फा r, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा m अल्फा r, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा r होता है। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा दोनों का सम, तो आप नेट फोर्स निकालोगे जो कि रॉड लगा रहा है इस पर, तो वो कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर प्लस अल्फा r का होल स्क्वायर इंटू m। ये फोर्स आपके सामने है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये फोर्स कितना आएगा। तो पहला ऑप्शन बोला जा रहा है कि ये फोर्स mg से बड़ा आएगा, तो इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, ये फोर्स mg से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। आपके सामने ये फोर्स का mg से कोई लेना देना भी नहीं है। तो अच्छा, अगर हम ये मान ले, अगर सर हम ये आपकी ऐसा आवाज ही नहीं मान आ रही। सकते, सुनो, अगर हम ऐसा ही मान ले कि ये एक प्लेन पे नहीं है, मतलब ये इस पार्टिकल पर ऊपर की तरफ सर जो आपकी फोर्स आवाज नहीं आ रही। रॉड लगा रही है, आवाज नहीं आ रही? आवाज बिल्कुल भी आ नहीं आ रही रही है क्या? सर, आ आ रही है रही क्या है। आवाज? सर आ रही है। आ रही है। अगर हम कट ऐसा कट मान के आ ले, रही थी। हाँ हल्की हल्की आ रही है, अगर हम ऐसा मान ले कि भाई टेबल भी नहीं है और इस पार्टिकल पे नीचे की तरफ रोकने वाला भी फोर्स रॉड ही लगा रही है, तब तो आप कह सकते हो कि रॉड ने mg से भी ज़्यादा फोर्स लगा दिया होगा, क्योंकि एक फोर्स तो इससे बैलेंस हो रहा होगा, बाकी ये फोर्स भी है, तो नेट फोर्स mg से ज़्यादा उस केस में हो सकता है। क्या ये फोर्स कांस्टेंट होगा? इस फोर्स में ओमेगा भी आ रहा है और ओमेगा समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज। तो ये फोर्स कांस्टेंट तो नहीं हो सकता। क्या इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल डिक्रीज हो रहा है? इसका मतलब इन्होंने माना है कि फोर्स ऊपर भी लग रहा है। मैं रिपीट करूंगा अपनी बात, केवल ये फोर्स नहीं है, इस फोर्स के साथ साथ एक और फोर्स लग रहा होगा जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। जो नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है? इसको नॉर्मली नाम मत दो, कुछ और नाम दे दो, T3 दे दो। ये फोर्स भी कौन लगा रहा है? रॉड एक ऐसा फोर्स लगा रही है जिसको हमने रिजॉल्व कर दिया। उसका एक कंपोनेंट प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर,
एक हमने लिया प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन में, उसको भी फर्दर रिजोल्व किया T1 T2 में, क्योंकि उस पार्टिकल पे फोर्स केवल एक ही जना लगा सकता है, कौन? रॉड। इस क्वेश्चन के मुताबिक वो पार्टिकल किससे अटैच है? रॉड से अटैच है। तो जमीन नवीन कुछ भी नहीं है, तो एक फोर्स इसका आएगा इससे बराबर, एक फोर्स ये आ जाएगा, तो नेट फोर्स ये भी नहीं होगा, ये जो आपने निकाला है ना, ये फोर्स और इन दोनों फोर्स का सम करोगे तो नेट आएगा। इसको मैंने T नॉट लिखा है। अब नेट फोर्स क्या होगा, बताओ नेट फोर्स क्या होगा? ये जो आया है इसका स्क्वायर F हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ T नॉट स्क्वायर प्लस वो तो mg आएगा, mg का स्क्वायर T3 mg आएगा भाई, ये होगा आपका F। और T नॉट समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना, ओमेगा बढ़ रहा है, T नॉट समय के साथ बढ़ रहा है। सोचो अगर T नॉट बढ़ेगा तो इन दोनों का जो नेट आएगा पर आएगा ना, वो इन दोनों का जो नेट आएगा वो ये आएगा, इसको हम F कहेंगे। इस F का हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल ये होगा, अब ये एंगल क्या, सब लोगों को, बच्चों आवाज आ रही है कि आप लोगों को बताओ? यस सर। यस सर। आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले भी आ रही थी आवाज? नो सर, कट गई थी। कट गई थी ना, मुझे भी ऐसा लगा कट गई थी। ये जो F आ रहा है इसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये एंगल है, ये एंगल आएगा T3 अपॉन T नॉट। अब आप बताओ T नॉट लगातार क्या हो रहा है, तो ये एंगल लगातार क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एंगल बिटवीन F एंड द रॉड, रॉड और इसके बीच में एंगल का क्या सीन होगा, वो कैसे निकालेंगे? अब जैसे जैसे आप ये देखो, ये एंगल, ये रॉड जो है ना, एक बात समझना, ये फोर्स किधर लगेगा, ये जो रॉड दिख रही है, रॉड ऐसी दिख रही है, एक फोर्स ऐसा है और एक फोर्स आपने से तिरछा दिखाया, ये जो F फोर्स है ना, ये F फोर्स जो आप दिखा रहे हो ये तिरछा है ना भाई, इन दोनों का नेट तो आ रहा है, तो इसका एंगल का क्या सीन होगा, तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बताओ, क्या होगा? ये भी डिक्रीज होगा, ये जैसे जैसे इस तरफ जाएगा एंगल बढ़ेगा। मैं बनाता हूँ डायग्राम, इसका भी डायग्राम देखो आप कैसा आएगा, देखना बच्चों। ये रही रॉड, हमें मालूम पड़ चुका है कि T नॉट आएगा एक और एक T3 आएगा। T3 तो फिक्स है, T नॉट लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि T नॉट लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ T नॉट बढ़ नहीं रहा है, उसका एंगल भी इस रॉड के साथ दूर होता जा रहा होगा। जैसे जैसे आपका ये एंगल, जैसे जैसे आपका कौन सा फोर्स बढ़ रहा है इसमें, T1 तो T1 और T2 में कौन बढ़ रहा था, T2। तो जैसे जैसे T2 बढ़ेगा T नॉट किस तरफ आएगा, T2 की तरफ आता चल जाएगा। T1 तो m ओमेगा, अच्छा हाँ सॉरी ओमेगा बढ़ रहा है, हाँ T1 बढ़ेगा तो T नॉट T1 की तरफ आता चल जाएगा, तो एंगल तो कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। आगे समझ में? जैसे जैसे पास में आएगा ना एंगल कम होता चल जाएगा। अच्छा सवाल था, टफ सवाल था और मेहनत थी सवाल। और कोई डाउट? सर पार्ट 3 एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का 3 क्वेश्चन नंबर 3। दो पार्टिकल आपको दे रखे, दोनों एंटी क्लॉकवाइज सेम स्पीड से घूम रहे, दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है। एट t = 0 ए को आपने एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देना शुरू करा, उसका मैग्नीट्यूड भी आपने बता दिया। एक टाइम ऐसा आएगा जब ए बी से कोलाइड करेगा, आपसे पूछा जा रहा है कि उस टाइम तक ए ने कितना एंगल ट्रेस किया होगा। बहुत कुछ पूछा है, तो बहुत घमासान सवाल है। क्या ये सवाल दो लोगों के पीछा करने का है? यस सर। एक ए है और एक बी है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, दोनों की स्पीड सेम है और दोनों एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही चल रहे हैं। ऐसे दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, ए बी का और बी ए का। फिर आपसे बोला जा रहा है कि t0 पर ए के पास एक कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, तो ये ज़्यादा तेज स्पीड हो जाएगी इसकी धीरे धीरे। बी के पास फिक्स स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड, लेकिन ए के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। तो पूछा जा रहा है कि ए बी को कितनी देर बाद अपने टक्कर खा जाएगा। तो ये तो आसान है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि टी टाइम बाद ये जितना डिस्टेंस चलेगा और ये जितना चलेगा उसमें कोई रिलेशन आ सकता है। टी टाइम बाद ये कितना डिस्टेंस चलेगा वी टी, और वो कितना चलेगा वी टी प्लस हाफ ए टी टी स्क्वायर। क्या आपको लगता है दोनों की डिस्टेंस बराबर आएगी, या आपको लगता है इनके बीच में एक गैप था इसलिए एक को ज़्यादा चलना पड़ेगा उससे मिलने के लिए? जितना ये चलेगा ना उसको
ये प्लस उतना चलना पड़ेगा उतने ही टाइम में। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हमने लिख दिया है, ये बराबर होना चाहिए VT जो ये चलेगा प्लस कितना, ये डिस्टेंस कितना है भाई, याद है ना, ये होगा। आगे सबको समझ में, दोनों के मिलने का समय निकाल सकते हो आप, ऐसे समय आ जाएगा। समय तो आ गया ना, तो आपसे ये भी पूछा है कि कितने समय में वो मिलेगा, तो वो समय तो मिल गया आपको। अब आपसे ये भी पूछा है कि ए कितना एंगल घूम चुका होगा। तो देखो ऐसा है, अगर आपको ए का एंगल निकालना है तो आपको इसका ओमेगा और अल्फा दोनों पता होना चाहिए, या फिर आप डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो इस फॉर्मूले से, निकाल लोगे टाइम निकल जाएगा ना आपके पास, तो डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास VT प्लस हाफ AT² ये डिस्टेंस होती है r थीटा के बराबर, कितना एंगल वो घुमा, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा। आ रहा समझ में, रेडियन में आ जाएगा। और तीसरा पूछा है एंगुलर वेलोसिटी, तो आप t टाइम पर वेलोसिटी निकाल लो उसकी कितनी आ जाएगी ऐसे वेलोसिटी निकल जाएगी, और जब वेलोसिटी निकल जाएगी टाइम पहले निकालना, तो आपको ओमेगा मिल जाएगा VF/R। तो दिखने में खतरनाक था लेकिन इतना खतरनाक था नहीं है सवाल। आगे समझ में, ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया, जिसने पूछा था यस सर। आ गया ना, ठीक है। पार्ट थर्ड का और कोई डाउट? पार्ट फोर्थ का कोई डाउट? यही नहीं होगा अपनी अपनी, ठीक है। मैं ही कर देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, अच्छे सवाल है, मैं ही कर देता हूँ उसको। हम कर रहे, अब मैं सवाल कर रहा हूँ इसी में से, शीट में से ही कुछ सवाल जो अच्छे हैं, हो सकता है आपको डाउट आया आगे चल के। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक पार्ट 1 का 14 भी। पार्ट 1 का 14, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का 14 ना। यस सर। तो क्लास में हो गया। सर ये वेलोसिटी सर परपेंडिकुलर क्यों नहीं चाहिए एक्सेलरेशन में? ये क्लास में हुआ था ना, आपको मैंने पढ़ाया तो था क्लास में, भूल गए क्या आप सब कुछ? तो इसमें डाउट है कि सर वेलोसिटी परपेंडिकुलर क्यों नहीं चाहिए? कंसेप्ट ये होता है, मैंने जो क्लास में करवाया था वो बताता हूँ आपको। मान लो ये दे रखा है आपको एक्सेलरेशन, ये आपको दे रखा है वेलोसिटी। आपको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ये आप सबको पता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एक एंगल हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन हमने ये साबित किया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर स्पीड के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो जहां आपकी स्पीड मिनिमम होगी वहां पर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, ये तो चैलेंज है हमारे पास। हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। हमको मालूम है ये कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, तो समय के साथ ये कंपोनेंट इस समय अगर देखें तो वो लगातार कम होगा, तो एक दिन जीरो भी हो जाएगा। अब आप सोचिए जब ये जीरो हो जाएगा, जब ये जीरो हो जाएगा उस समय आप कह सकते हो कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट स्वाहा हो गया। अब तो एक ही कंपोनेंट बचा जो लगातार कांस्टेंट था, तो आपकी स्पीड क्या हो गई होगी, उस समय मिनिमम हो गई होगी, और उसी समय आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, मिनिमम। ये बात समझ में आ गई? यस बोलो सर। बेटा। यस सर। आगे समझ में, ये ध्यान रखना है कि जब आपकी स्पीड मिनिमम हो जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये खास कंसेप्ट हमने रटा था, हमने याद भी कर लिया था कि ऐसा होता है। हाँ मैंने तो ये तक कहा था कि आप इसको इतना घुमा दो, इतना घुमा दो कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा लगने लग जाए। आप याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? पूरा घुमा दो इतना कि ये ए यस नीचे की सर। तरफ आ जाए और आपको ये कैसा लगने लग जाए, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सलाह दी थी आपको करने के लिए। चलिए अब मैं कुछ सवाल करूँ, शीट में से कुछ सवाल करते हो या कुछ पूछना है आपको? हाँ तो मैं वही सवाल कर रहा हूँ जो आपने नहीं करे, जो बहुत टफ है, आप देखोगे भी नहीं उनको। लंबे चौड़े सवाल है ना, मैं वो कर देता हूँ। मैं सवाल कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। 9 सवाल देखो आप, आपको दिखाते हैं क्या होगा उस सवाल में। देखो आप लोग ही करो, पहले देख लो आप ढंग से, फिर करेंगे अपन इसको। ये वाला एंगल है आपके पास थीटा, और पढ़ लो आपका क्वेश्चन। आप दो पार्टिकल आपको दे रखे, दोनों का मास आपको दे रखा है, रफ टेबल पे रखे हुए। स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर से या पैक के ऊपर से पास हो रही है, और बी को आपने लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, यहीं से छोड़ दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
ए एंड टेबल के बीच में क्या हो जिससे कि चाहे कुछ भी हो जाए ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बी आपका जो ए है वो स्लिप ही ना हो, ए यहाँ से आगे ही ना बढ़े, ये हम चाहते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? क्या पूछा आपसे कि इसको रिलीज कर दिया, यहाँ पे इतना जबरदस्त फ्रिक्शन है कि हम चाहते हैं कि ये हिले ही ना, तो हम चाहते हैं कि पूरा मोशन हो जाए और ये ना हिले। एक बात बताओ, इसको हिलाने वाला होगा कौन? किसमें इतनी हिम्मत है जो इसको हिला सके? रस्सी का टेंशन, और कोई नहीं हिला सकता इसको। एग्री? अब ये चेक करो कि ड्यूरिंग द मोशन क्या ये टेंशन चेंज होगा? यस आप सर। बताओ, आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन जितना पढ़ा है उसके हिसाब से ये टेंशन मैक्सिमम कहाँ पर होगा? वेलोसिटी सबसे में। लोवेस्ट। सर जब नीचे पहुंच बस जाएगा। आप ये मालूम कर लो कि ये मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, क्योंकि अगर ये तब भी नहीं खिसका ना तो फिर ये मान के चलना ये कभी नहीं खिसकेगा। हमारे इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हम चाहते हैं कि ये किसी हालत में ड्यूरिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल ना खिसके, तो मैक्सिमम टेंशन कहाँ होगा? यहाँ होगा। अगर मैक्सिमम टेंशन से खींचने के बाद भी ये नहीं खिसका, मतलब ये नहीं खिसकेगा। समझ में आ गया? तो आप सीधे उस लोवेस्ट पॉइंट पे क्या निकालोगे? टेंशन निकालोगे, सर्कुलर मोशन का टेंशन। तो यहाँ पे टेंशन निकाल देना और टी मैक्स को आप सीधा बराबर कर देना म्यू एम जी से बड़ा, आपको जो भी निकालना मिल जाएगा। कोई डाउट किसी को इसमें? यहाँ से नो कोई भी नहीं है, मैंने सर। कर लोगे बेटा? यस यस सर। सर। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। पूरा पूरा सॉल्व नहीं कर रहे अपन, इतना हिंट दे रहे कि आप कर सको। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं अपन। 8 पे आ जाओ। ये ऐसे सवाल है जो अच्छे सवाल है, एक बार आप खुद ट्राई करना चाहो तो कर लो। अभी कर लो इस क्वेश्चन को ट्राई, देखिए आप क्या करते हो। एक स्प्रिंग आपको दे रखी है और ये एक पार्टिकल आपको दे रखा है। पार्टिकल यहाँ नहीं रखा हुआ, सॉरी, पार्टिकल जो है वो यहाँ रखा है। एम पार्टिकल है, मोती एक तरह का। पढ़ लो पूरा क्वेश्चन। रिंग है, रिंग जो कि ट्रैक पे स्लाइड हो सकती है। ये रिंग भी आपको वर्टिकल प्लेन में दे रखी है, अगेन वर्टिकल सर्कुलर मोशन है आपके पास। और रिंग का कितना एंगल है? 60 डिग्री। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है और नेचुरल लेंथ भी आपको दे रखी है 3r/4। आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपने इस रिंग को रिलीज किया तब आपको बताना है कि इस रिंग का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा और जिस सर्कुलर ट्रैक वायर पे इसको रखा हुआ है उसने इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगाया होगा। दो चीज आपसे पूछिए जस्ट आफ्टर रिलीज। जब मैं आपसे जस्ट आफ्टर रिलीज बोलूँ तो स्पीड कितनी माननी है? 0, क्योंकि आपने रिलीज ही किया है तो स्पीड तो आएगी नहीं। याद आ रहा है आपको? अपने ऐसा एक कॉन्सेप्ट पहले भी कर रखा है। आप बताओ इस स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा? स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना है? ये आर है, ये भी आर ही होगा। कैसे बोला आपने? ये भी आर होगा, है ना? सर और ये सर्किल एंगल है, कितना है? सर्किल। 60, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 आ जाएगा। क्या आप मानते हो कि इसकी लेंथ भी आ जाएगी? यस सर। इसकी नेचुरल लेंथ कितनी थी? 3r/4। तो आप बताओ इलोंगेशन कितना होगा? आप बोलोगे सर r-3r/4, यानी इलोंगेशन हो जाएगा r/4। क्या इस इलोंगेशन की वजह से स्प्रिंग कोई फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। किधर लगाएगा? इस तरफ। तो k इंटू r/4 नाम का एक फोर्स स्प्रिंग लगाएगा। क्या स्प्रिंग के अलावा और भी कोई बंदा इस पे फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटी। बिल्कुल सही बात है। क्या ग्रेविटी के अलावा और भी कोई फोर्स इस पे लग रहा है? नॉर्मल फोर्स पूछा भी आपसे, नॉर्मल कितना हो? कौन लगाएगा नॉर्मल? जिसके साथ, जिसके ऊपर ये बैठी हुई है, ये रिंग है, रिंग ये वायर है और वायर के ऊपर ऐसे रिंग बैठी हुई है, नॉर्मल तो लगेगा। नॉर्मल का डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग आएगा। मानते हो इस बात को? परपेंडिकुलर, या तो वो इधर आएगा या वो इधर आएगा, हमें कुछ नहीं पता। आप बोलो किधर मानना है? कहीं तो मानना पड़ेगा ना, और कहीं भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? रिंग वाले केस में तो नॉर्मल दोनों तरफ आ सकता है। आप माइनस में आ जाएगा तो मैं इधर मान लो। फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है। अगला स्टेप सर्कुलर मोशन में क्या होता है? पहले AT AN लिखते हैं ना अपन। बोलो AT किस डायरेक्शन में लिखे हैं? क्या फील आ रहा है आपको? इधर जाएगा तो अगले ही पल। तो मैंने टेंजेंशियल डायरेक्शन में AT मान लिया और इस डायरेक्शन में क्या मानते हैं अपन? AN। AN बताओ कितना होगा? स्पीड का स्क्वायर अपॉन r। पर स्पीड कितनी है? 0। तो हम कह सकते हैं कि AN 0 आएगा। ये सबको समझ में आ गया? देयर इज नो नॉर्मल एक्सेलरेशन, देयर इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब आप बताओ क्या करूं मैं? इक्वेशन लगाए और क्या करते हैं अपन? याद करो थोड़ा बहुत। कौन कौन सी दिशा में इक्वेशन लिखनी पड़ेगी?
तो सारे फोर्स को किधर रिजॉल्व करोगे? ए नॉर्मल तो ऑलरेडी करा हुआ है ना, कौन रिजॉल्व करा हुआ नहीं है? एम जी। कर लोगे आगे? mg और Yes, sir. स्प्रिंग फोर्स भी तो Yes, है। sir. ऑनलाइन वाले बच्चों कर पाओगे आप? यस Yes, सर। sir, कर लेंगे। Yes, sir. ठीक है, तो आगे क्वेश्चन आप पूरा आप ही करना, मैंने आपको हिंट दे दिया। आप देखिए सर्कुलर मोशन के हर सवाल में एक ही फंडा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हमने किए थे, बाकी सब हम ऐसे ही करते थे, तुरंत होने वाले क्वेश्चन। अगला सवाल लूंगा मैं आपके सामने। आवाज आ रही है? अगला सवाल आपके सामने है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस सिस्टम को आपने रिलीज किया है फ्रॉम द रेस्ट, आपको टेंशन निकालना है कितना होगा जस्ट आफ्टर द रिलीज, जस्ट आफ्टर द ब्लॉक इज रिलीज। यहाँ पे टेंशन सेम ही आएगा, क्वेश्चन सेम है, यहाँ नहीं निकालना। जस्ट आफ्टर रिलीज तो यही होगा ना, दोनों का मास m ले लेते हैं और आपसे पूछा जा रहा है जस्ट आफ्टर रिलीज टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना आएगा। डिटरमाइन द टेंशन just after the block is released from rest। दोनों का मास mm है, दोनों का मास सेम है और आपको निकालना है कि एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर रिलीज कितना हो, ये पूछा जा रहा है आपसे। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या इशू आएगा वो समझना। जैसे आप इसको छोड़ दोगे, वो स्मूथ है तो वो भी चलने लग जाएगा, तो ये भी चलेगा। आप ये दावा करोगे कि ये सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता, क्या आप सब लोग ये दावा कर सकते हो? हाँ, रेडियस चेंज होगी। दूसरा, ये सर्कुलर मोशन सेंटर ही चेंज हो जाएगा इसका, ये सर्कुलर मोशन कर ही नहीं पाएगा। ये सबको समझ में आ गया। लेकिन अगर हम इस स्ट्रिंग के किसी एक पॉइंट पे बैठ जाए, तो उस पॉइंट पे बैठ के हमें कौन सा मोशन करता हुआ दिखेगा? सर्कुलर। मैं कौन से पॉइंट पे बैठूंगा आपको देखना। आप, मैं इस पॉइंट पे बैठूंगा, लास्ट पॉइंट ऑफ द पुली। समझ में आ गया? ये रही रस्सी और मैं इस पे बैठ रहा हूँ। इस पे बैठने में मुझे क्या दिखेगा? ये सर्कुलर मोशन करता हुआ। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जिस पॉइंट पे आप बैठे हो, क्या उस पॉइंट का कुछ एक्सेलरेशन होगा? क्या होगा? Yes, क्यों होगा? और देखो, क्या आपको ये लगता है कि इस पॉइंट का कुछ एक्सेलरेशन होगा? T/m। एग्री? इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन T/m होगा, जानते हो आप इतना तो। इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन T/m होगा, ये भी आप जानते हो। इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन T/m होगा, ये भी आप जानते हो। इनफैक्ट पुली के ऊपर जो हर पॉइंट है उन सबका एक्सेलरेशन T/m ही होता है, याद करो। उसके बाद के पॉइंटों के बारे में आप कुछ नहीं जानते, लेकिन लास्ट पॉइंट जो पुली पे था उसका एक्सेलरेशन T/m होगा, ये आप जानते हैं। और उसी पे बैठे हो आप, तो जब उसी पे बैठोगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किधर लगाओगे? जिधर ए है उसकी उल्टी दिशा में Opposite. लगा दो। सबको समझ में आ रहा है? तो क्या आ जाएगा सूडो फोर्स? क्या बोलोगे सर? m इंटू T/m यानी T आ जाएगा। ये भी T आ गया। अब तो आपको ये पता ही है कि नीचे mg लग रहा है, ये सर्कुलर मोशन करेगा। एग्री? इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसका कौन सा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा? नॉर्मल। इसके पास केवल एक ही एक्सेलरेशन बचेगा जिसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल। अब आप इक्वेशन लगा लेना, टी निकालना ना आपको, तो रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन निकाल के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। mg का भी आपको कंपोनेंट देना पड़ेगा। समझ गए? तो ये एक सिंपल सवाल है, इन सवालों को आप समझिए। इनको हम एक खास बात आपको समझा रहे हैं कि सर्कुलर मोशन विथ मूविंग सेंटर में आपको सेंटर पे बैठना पड़ेगा, और अक्सर उसका क्या होता है, कुछ एक्सेलरेशन भी होता है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? सूडो फोर्स। सबको समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है। सर्कुलर मोशन के अलावा कुछ और डाउट पूछना तो पूछो। सर ये ग्रेविटेशन में है सर। आप पूछो, ग्रेविटेशन में क्या पूछना है? शीट सर लाएंगे? एक्सरसाइज में। कोई शीट तो ना लाया होगा यहाँ पे? रुको फिर हम बोलते हैं साइड अपनी। ये लो, सर बोलो बेटा। सर HLP लगानी है सर। रुक जाओ, मुझे अब अपनी
शीट खोलनी पड़ेगी बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। सर ग्रुप में सेंड कर दो सर। हाँ ग्रुप में सेंड कर दो भले ही। क्वेश्चन ही फोटो ही करके भेज दो, और क्या। तो ग्रुप में सेंड कर भेज दिया। दिया। यस सर। कौन सा क्वेश्चन का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10। यस सर। 10 अभी कर नहीं सकते अपन ने, फ्लूइड नहीं पढ़ा ना, इसलिए अभी अपन नहीं कर सकते। प्रेशर का फंडा भी नहीं जानते अपन। जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा ना, ये क्वेश्चन कवर करूंगा, डोंट वरी। थ्योरी में कवर हो जाएगा इस बार। ये क्वेश्चन आप अभी समझा नहीं सकता मैं आपको, क्योंकि आपने फ्लूइड का प्रेशर नहीं पढ़ा था, तो कैसे समझाऊं मैं आपको, इसलिए। और कोई सवाल पूछना तो पूछिए। और कुछ पूछना है किसी को? ज्योमेट्री का अपडेट डाउट पूछना है आपको? बताओ क्या पूछना है। भूल जाते हो, उसमें कुछ है ही नहीं भूलने का, उसमें तो कुछ है ही नहीं भूलने का। क्या भूल जाते हो बताओ? सबसे आसान फॉर्मूले उसी की तो है, बाकी सबके तो फॉर्मूले बहुत अलग है। ऑप्टिक्स में तो आपने सारे फॉर्मूले पहले से ही पढ़ रखे 10 क्लास में। एक दो नए फॉर्मूले बस, N2/V वाला फॉर्मूला नया होगा, 12 क्लास में तो पढ़ ही रखा है सबने। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है ये बताओ तो सही। कैलकुलेशन मिस्टेक होती होगी, उसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। और कोई डाउट हो तो बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट पूछना है आपको? ऑनलाइन पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, क्या आप कुछ पूछना चाहोगे? अरे नहीं पूछना चाहोगे तो यही बोल दो, नहीं पूछना हमको कुछ। नो सर। है पूछना है कि नहीं पूछना है? नहीं पूछना है ना? तो यस आप सर। एक काम करो, क्लास छोड़ के चले जाओ, सबसे बढ़िया तो ये है, क्योंकि आपकी क्लास ही खत्म हो जाए फिर आपकी। ये कुछ पूछना भी नहीं है, अपन पढ़ाएंगे तो ही नहीं, अपन ने पहले ही डिक्लेयर किया था ना अपन ने आज, क्योंकि एक दिन में अपन कौन सा चैप्टर चालू कर देंगे, है ना। सर एक और डाउट है, हाँ डाउट बता दो, ग्रुप में सेंड कर। या तो व्हाट्सअप करो मुझे। यस सर। कर दिया गया? दिया सर। ठीक है। ये तो क्लास में हो गया था, इसमें क्या डाउट है बताओ। क्लास में अपने नोट्स देखो, उसमें हो जाएगा ये क्वेश्चन, मिल जाएगा आपको। आपको गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन पढ़ाया था क्या? यस सर। उस आर्टिकल को अभी निकालो अपनी कॉपी खोल के, और देखो सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको। उस समय सिर्फ डेंसिटी निकलवाई होगी, यहाँ पे डेंसिटी डिवाइडेड बाई मास कर दिया और कुछ भी नहीं किया। खोलो अपने नोट्स खोलो, मिलेगा आपको। उसमें कोई डाउट हो तो बताओ। मैंने डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ भी बताई थी आपको, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस थ्योरम होती है। मिला क्या बेटा? यस सर। मिल गया, सेम क्वेश्चन मिल गया ना? यस सर। ठीक है। और कुछ पूछना है? सर डीपीपी के आंसर कहाँ से मैच करें? आप ऐसे बोलो, एक मिनट, क्या बोल रहे हो बेटा? डीपीपी के आंसर कहाँ से मैच करें? डीपीपी के आंसर आपको डीपीपी यस का सर। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा रेजो सर पे। आंसर कहाँ मैच करें? डीपीपी के सॉल्यूशन नहीं मिले आपको? आंसर भी की भी नहीं मिली क्या? डीपीपी का नहीं मिला, चलो ठीक है। डीपीपी के आप एक काम करना, मैं भेज दूंगा आपको आंसर। अब कौन कौन से डीपीपी के आंसर चाहिए बताने पड़ेंगे आपको मुझे, ठीक है। वैसे आप टेलीग्राम वेलीग्राम पे ढूंढोगे तो आपको पुरानी डीपीपी के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। हो सकता है किसी बच्चे ने ढूंढे भी हो, देख लेना आप, मिल जाएंगे, कोई बात नहीं है।
वरना आप मैं आंसर भेज दूंगा आपको। ब्लॉक में रिलेटिव मोशन का काइनेटिक फ्रिक्शन, 3-4 ब्लॉक में काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन। ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। ये चल रहा है 10 से, ये चल रहा है 20 से, ये चल रहा है 40 से, और ये चल रहा है 30 से। अब मुझे मालूम करना है कि सबसे ऊपर वाले 2 ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो। क्या इन दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है? आप बोलोगे हाँ सर। जब रिलेटिव मोशन हो रहा होता है तो फ्रिक्शन काइनेटिक होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन के अपोजिट में होता है। सर अगर मान लो, सर। एक मिनट बेटा, अगर मान लो बी पे फ्रिक्शन निकालना है ए की वजह से, तो पहले आप ये चेक करो कि बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में किधर आ रहा है। बी की जो टॉप सरफेस है और ए की जो बॉटम सरफेस है, ये दोनों कांटेक्ट में है और दोनों रिलेटिवली मूव कर रही है। तो बी जो है वो ए के रेस्पेक्ट में किधर मूव कर रहा है? आगे की तरफ। तो बी पे ए के द्वारा जो फ्रिक्शन लगेगा टॉप सरफेस, वो पीछे लगेगा, और थर्ड लॉ के हिसाब से ए पे आगे लगेगा। मान लो कोई बच्चा बोले सर मैंने तो ए पे ही निकाला डायरेक्ट, थर्ड लॉ के बिना, तो क्या होगा? तो ए की वेलोसिटी बताओ बी के रेस्पेक्ट में क्या आएगी? 10 - 20 से कितनी आएगी? -10, यानी पीछे की तरफ आएगी। यानी ए वाली सरफेस बी वाली सरफेस के रेस्पेक्ट में पीछे जा रही है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ होगा? उसके अपोजिट, यानी इस तरफ। और थर्ड लॉ के हिसाब से इस पे इधर होगा। ये बताओ सी और डी के बीच में फ्रिक्शन किधर आएगा? सी को देखो, किसी एक को रोको, दूसरे को देखो कहाँ जा रहा है। किसी एक को रोकना आता है आपको? चलो पहले डी को रोकते और देखते कि डी के रेस्पेक्ट में सी कहाँ जा रहा है। हम सी पे फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं, तो दूसरे को रोक दो। जिस पे फ्रिक्शन निकालना है उसको मत रोको, जिसके द्वारा फ्रिक्शन निकालना है उसको रोकना है। इसको रोक दिया तो सी का जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा होगा 70 से, तो सी पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, इस पे आगे लग जाएगा। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों बताइए आपको क्या डाउट था? सर कुछ बोलिए। नहीं सर, वो नेटवर्क चला गया तो सर क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सा करा रहे हैं आप सर, थोड़ी देर के लिए नेटवर्क चला गया था। क्या बोल रहे बेटा? सर हमारा नेटवर्क चला गया था तो सर ये पूछ रहे थे कौन सा क्वेश्चन है सर, ये वाला। ये वाला, ये इसकी बात कर रहे हो क्या? यस सर। नहीं, ये तो एक बच्चे को डाउट था कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। सर आपने ग्रेविटेशन के लिए कहा था। क्या? ग्रेविटेशन में सर कुछ डाउट था सर, ग्रेविटेशन में। दिवाली? ग्रेविटेशन। कौन सा क्वेश्चन बेटा? हेलो, आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो बेटा? सर वो ग्रेविटेशन में उसको डाउट था। ग्रेविटेशन में क्या डाउट था ये बताओ। सर कुछ क्वेश्चन है सर उसमें। तो पूछो ना, ग्रेविटेशन में आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा मुझे हर क्वेश्चन, जो भी आपको पूछना है। आप व्हाट्सअप करो, मेरा नंबर आपके पास है, एक ग्रुप पे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको अभी बताता जाऊंगा। यस सर, कर रहे हैं सर। सब में से एक ही आता है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन। मेंस में तो यही सीन है, पर चैप्टर 1 क्वेश्चन। किसी किसी में से बाई मिस्टेक वो 2 डाल दे तो अलग बात है। हाँ, वो तो किस्मत की बात है। अब ऐसा होना ही चाहिए कायदे से कि वो एक चैप्टर में से 3 क्वेश्चन डाल रहे हैं और एक में से कुछ भी नहीं डाल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑफिशियली देखा जाए तो नॉर्मली होता यही है कि आप ज़्यादातर केस में देखेंगे एक चैप्टर एक क्वेश्चन, और कई चैप्टर में से क्वेश्चन आते भी नहीं है। इलेक्ट्रो में से आता है, लेकिन हर साल इलेक्ट्रो स्टेट में से, करंट में से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से, ये कन्फर्म है आ गया है। ये चैप्टर आपके अच्छे होने चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन आना तय होता है। याद तो करने पड़ेंगे आपको, वो तो करने ही पड़ेंगे। देखो, अगर आपने सोचा है कि आपको एग्जाम देना है तो करने ही पड़ेंगे। हाँ बेटा, कौन सा क्वेश्चन पूछना है इसमें जो आपने भेजा है? जो क्वेश्चन आपने फोटो खींच के भेजा है उसमें से कौन कौन सा पूछना है आपको? जिसपे क्यू लगा हुआ वो सब पूछना है क्या? सर फोटो भेजा है। कौन सा पूछना है? 7, 6 और 7। 5th, 6 6th क्वेश्चन। ओके, इसमें क्या डाउट आया बताओ।
दो पार्टिकल आपको दे रखे हैं, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है 2L। एक पार्टिकल को आपको फेंकना है, कहाँ से फेंकना है, मिड पॉइंट से, ऐसे फेंकना है, और पूछा जा रहा है कि मिनिमम कितनी स्पीड से हम फेंके जिससे कि ये एस्केप कर जाए। इसमें क्या डाउट है आपको? सर सी ऑप्शन, सी सी ऑप्शन, में मिनिमम डाउट है। मिनिमम इनिशियल स्पीड m, मिनिमम स्पीड निकालनी है आपको। आप स्पीड निकाल नहीं पाए क्या? कैसे निकालते हो आप स्पीड एस्केप करवाने के लिए, बताओ। एस्केप वेलोसिटी पूछ रहा है ना, कैसे निकालते हो? जहां से फेंक रहा है वहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल के उसको किसके इक्वल करते हो, 0 के। यही किया था क्या आपने? यस सर, यही किया था ना। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई इतनी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको इसके कारण भी पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। कितना आएगा, -gm/L, -gm/L, और उसको m से मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल कर दो। यहाँ से आप निकाल के देखो कितना आ रहा है, ½ mv² = 2 gm/L। यहाँ से आपको v मिलेगा 4 gm/L। m से m तो कट ही गया, सॉरी, ये आ गया आपके पास आंसर। ये नहीं देखा गया यस सर। आंसर? सर नहीं सर, उसमें सर 2 दे रखा है सिर्फ। क्या बोल रहे हो, आंसर क्या दे रखा है? उसमें सर 2 दे रखा है, √2 gm/L। √2 gm/L दे रखा है, √2। यस सर। Two velocity are separation 2L, particle of mass midpoint to the center perpendicular to a line, minimum velocity of the mass m to escape gravitational field of the two body। जो हमने आंसर निकाला वो सही है, आंसर करेक्शन करो। कर लोगे आंसर करेक्शन? फिर भी तुम कहो तो मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ, मेरे पास भी शीट होती है अलग से, उससे आंसर करेक्शन तो दिख ही रहा है कि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर एक करेक्शन हो रहा है ये भी मालूम पड़ ही जाएगा। सर 7th और बता दीजिए। एक मिनट जस्ट वेट करो, मैं शीट खोल रहा हूँ, मेरे पास जो पड़ी है उसके भी। सर यही है, क्या यही आंसर है सर। जो अपना आया वही है ना आंसर? यस सर। आपकी शीट में वही आंसर दे रखा है क्या? सर आंसर शीट में देखा। तो अभी तो एक बच्चा बोला कि आंसर कुछ और दे रखा है। करेक्शन सॉल्यूशन। देखो करेक्शन है कि नहीं है कंफर्म करना है बेटा। हाँ कौन सा क्वेश्चन था ये, जेई एक्सरसाइज 3 का पार्ट फर्स्ट का 3। एक मिनट, क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? सर एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का क्वेश्चन 6। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 था ये। यस सर। हाँ, इसका आंसर हमारे पास तो वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, तो आप करेक्शन करो। आपकी शीट में वाकई में आंसर अलग दे रखा है क्या? सर बी और सी दे रखा है हमारी शीट में। अरे 2√gm/L आ रहा है इसका आंसर, जो हमारा आ रहा है ना वही आ रहा है। यही दे रखा है क्या आपको शीट में? आपको क्या सर दे रखा है? बी और सी। ये दे रखा है ना शीट में आंसर आपको? नहीं सर, 2 आंसर दे रखे हैं सर इसके हमारी शीट में। 2 आंसर दे रखे हैं? नहीं, हमारे हिसाब से यस इसका सर। एक, अच्छा 2 आंसर दे रखे तो एक और आंसर दे रखा है, एनर्जी ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट। वो तो होगा ही, वो तो हमको ही पता है कि जब ये पार्टिकल ऐसे भाग रहा होगा तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। आपने कहा था सी ऑप्शन में डाउट है, तो वो तो क्लियर कर दिया, दूसरा तो ऑप्शन आएगा ही ना आंसर। सर हमारा एनर्जी ऑफ, सी, बी और बोल सी रहा दे बेटा रखा है हमारी में, बी और सी। शीट में आंसर गलत दे रखा है, ये आ रही है ना यस बात? सर। हाँ तो करेक्शन कर दो ना, करेक्शन कर लो। क्योंकि मेरे पास जो शीट है वो भी वही है जो आपके पास है, उसमें तो आंसर वही दे रखा है जो मैंने निकाला, लेकिन आप बोल रहे हो अलग आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी शीट में आंसर अलग होगा, ये हो सकता है। गलत है, सही कर लो इसको। आ गया समझ में? हम कंफर्म इसलिए करते हैं कि हमारी शीट और आपकी शीट अलग अलग कैसे हो सकती है, इससे डाउट आता है शीट अलग अलग कैसे हो सकती है। हमारी शीट में जो आंसर है ना वही आपकी शीट में होना चाहिए आंसर। फिर कभी गलत हो रहा है तो उसको अपन सही कर रहा है। हाँ जी, और कोई डाउट 7। पूछना है कुछ? यस सर, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 भेजो, फोटो भेजो। अभी तो फोटो भेज आ दिया सर गया। उसमें। इसी एक्सरसाइज का पूछना है क्या? यस सर। अच्छा जी, ठीक है। देखो आइडिया दूंगा मैं आपको, कर तो आप खुद ही लोगे। आपको एक प्लैनेट दे रखा है जिसके अंदर एक वायर दे रखा है। ये एक प्लैनेट है
या आपने एक सुरंग खोदी और सुरंग सेंटर तक खोदी होगी और आपने एक वायर दे रखा होगा ऐसे, गिरा एक वायर यहाँ तक, इस वायर पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, मानते हो? लेकिन खास बात क्या है, इसके हर पॉइंट पर आपका जो ईजी होगा, ईजी वो अलग अलग होगा। तो इस टुकड़े पर एक फोर्स लगेगा, इस टुकड़े पर अलग फोर्स लगेगा, इस टुकड़े पर अलग फोर्स लगेगा, इस टुकड़े पर अलग फोर्स लगेगा। नेट फोर्स कैसे निकलेगा? आपको नहीं लगता है कि नेट फोर्स निकालने के लिए पहले एक टुकड़े पर ईजी लिखना पड़ेगा? ईजी निकाल के अगर टोटल मास m दे रखा है तो m/l इंटू dx करके आप इस पे फोर्स निकाल पाओगे इस तरफ। ईजी का फॉर्मूला याद है आपको? x की टर्म में कितना होगा? x दूरी पर ईजी का कोई फॉर्मूला होता है क्या? रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की जगह उसको कन्वर्ट कर देना ग्रेविटेशन में और यहाँ पे वो फोर्स x की टर्म में आ जाएगा। इंटीग्रेट करोगे यहाँ से यहाँ तक तो आपको मालूम पड़ेगा धरती ने कितने फोर्स से इसे खींचा है। आपसे पूछा जा रहा है कि बाहर एक आदमी खड़ा है, वो इसको कितने फोर्स से खींचेगा जिससे कि ये जो वायर है ये जमीन को टच ना कर सके। तो आप बोलोगे जितने फोर्स से जमीन खींच रही है उतने ही फोर्स से वो खींच देगा। तो आपको ये फोर्स निकालना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आगे क्या समझ में बेटा? नहीं आया समझ में? आगे सर आ गया। आ गया ना? एलिमेंट लेना पड़ेगा dx लेंथ का, वहां Yes, पे sir. easy निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इतने से हिंट से नहीं समझ पा रहे हो ना तो आपका फोकस सिर्फ मेंस की तरफ होना चाहिए, क्योंकि नहीं एडवांस सर, का आ गया। क्वेश्चन तो बहुत अजीब से आते हैं और उसमें आपको थोड़े से हिंट से अगर आप समझ पा रहे हो तो इसका मतलब एडवांस के ट्रैक पे आप सही जा रहे हो। और अगर आपको पूरा ही सॉल्व करके बताना पड़ रहा है तो फिर नहीं मेरा सर, आ रहा है सर, है ना आ समझ? गया सर, आ गया। ठीक है, मतलब थोड़ा सा हिंट से ना आइडिया लगना चाहिए, तो ये माना जाएगा कि आपका आईक्यू इस लेवल का है कि आप एडवांस को क्रैक कर सकते हो। और अगर आपको बहुत समझाने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं ना, आपके पास मेंस का एग्जाम है, आप उस पर फोकस करो। एनआईटी आईआईटी दोनों अच्छे होते हैं, किसी एक जगह तो पहुंचो कम से। इनसे नीचे जाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा इतना लाइफ में, इसलिए कोशिश करो कि एनआईटी या आईआईटी में से कुछ तो मिले। समझ गए? और कुछ पूछना है किसी को? चलो फिर क्लास बंद करते हैं, हो गया डाउट जितने भी थे। हैप्पी दिवाली आप सबको। इन 10 दिनों में आपको एक लेक्चर मिलेगा ईएमएफ का, आप अकेले नहीं जा रहे हो, आपके साथ ईएमएफ भी जाएगा। आ गया आ सर। गया? आ गया ईएमएफ के? यस सर। आ गए 10 के 10 आ गए? यस ठीक है, सर। तो आज मैं असाइनमेंट दे दूंगा आपको, आज मैं आपको ईएमएफ का भी असाइनमेंट दे दूंगा टॉपिक वाइज। मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले क्वेश्चन ये होंगे, इस टॉपिक के क्वेश्चन ये होंगे। आप टॉपिक वाइज आप 3 लेक्चर एक साथ देख लेना। मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड का अलग होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही पढ़ाया गया उसमें, करंट कैरिंग कॉइल का भी, वायर का भी। तो मैं वायर वाले और लूप वाले क्वेश्चन एक साथ दे दूंगा, कॉइल वाले एक साथ बना के दे दूंगा। ऐसा करेंगे तो बढ़िया होगा आपके लिए कि आप लेक्चर। डाउट अभी भी नहीं पूछते आप? अच्छा, उसके शीट के सॉल्यूशन नहीं आए होंगे? शीट के सॉल्यूशन नहीं आएगा इसके? थ्योरी में डाउट नहीं आएगा? थ्योरी में डाउट नहीं आएगा। अभी इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे याद नहीं है कि एक बच्चे ने भी डाउट पूछा हो पढ़ाते वक्त। बताओ मुझे, पूछा आपने कभी? एक बच्चा जरूर कई बार यहाँ पे खड़ा होता है, हर बार वो कुछ भी पूछता है, लेकिन वो डाउट नहीं पूछता, वो इस चीज पे नहीं पूछता, वो कुछ अलग बात पूछता है कि सर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। वैसा आएगा नहीं, क्योंकि ईएमएफ ऐसा टॉपिक है नहीं कि आपको डाउट आए। उसमें होता क्या है, करंट होगा, उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बाद में फोर्स आएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क भी आएगा। आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी? टॉर्क में। लेकिन जिस बैच का मैंने वीडियो आपको भेजा है वो बैच भी आपकी तरह है, मतलब उसे टॉर्क नहीं पता, उनको भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, उनको भी कुछ नहीं पता। तो जैसा उनको पढ़ाया गया है वैसा ही आपको पढ़ाया गया है। कुछ क्वेश्चन मैंने वहाँ स्किप करे टॉपलिंग के और रोलिंग मोशन के, क्योंकि आपको भी नहीं पढ़ा रखा, ऐसे ही उनको भी नहीं पढ़ा रखा। जब मैं आरबीडी पढ़ाऊंगा तो कुछ क्वेश्चंस मैं लूंगा इसके भी, खासतौर से टॉपलिंग वाले और रोलिंग वाले। अभी तो ले नहीं सकते और लेंगे, तो आप उसको देखिएगा। इजी है, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। 10 दिन का लेक्चर है, 10-11 टर्न्स के लेक्चर होंगे तो पूरा हो जाएगा। ईएमआई अपन नहीं दे रहे अभी, ईएमआई आपको बाद में देंगे। जब आप आ जाओगे ना तब शाम को एक ईएमआई और लगा देंगे आपके लिए, कि आप सुबह तो यहाँ तक ये पढ़ते रहोगे और साथ ही साथ 10 दिन में ईएमआई भी हो जाएगा। मतलब ये तो करना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि हमें अगर एग्जाम फाइट करना है और हम चाहते हैं कि हमारा कोर्स भी इस ढंग से हो। एक तो होता है भगाना वाला, अगर ज़्यादा तेज भगा देंगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम ये है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए।